सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीआरएस दौरे इख्तिदार में बदउनवानी उरूज पर राजनाथ सिंह ने हुजूराबाद में बीजेपी रैली से किया खिताब। कुनाला लक्ष्मैया बीआरएस में शामिल, जनगांव रैली में केसीआर ने किया इस्तकबाल। तेलुगुदेशम पार्टी 87 हलकों पर खड़ा करेगी उम्मीदवार, टीडीपी तेलंगाना के सदर के नागेश्वर का ऐलान। इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस की चेकिंग, मियापुर में पकड़ा गया 17 किलो सोना। बीजेपी के सीनियर लीडर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज हुजूराबाद असेंबली हलके के जम्मीकुंटा में बीजेपी की इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने रियासत की बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि तेलंगाना में बीजेपी मजबूत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 1982 में पूरे मुल्क में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, उसी में एक सीट पर जग्गा रेड्डी की तेलंगाना से मुंतखब हुए थे। 27 बरस से गुजरात में बीजेपी का इख्तिदार है और ये रियासत तरक्की के रोल मॉडल बनी हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केसीआर के इख्तिदार में बदउनवानी उरूज पर है। इन्होंने केसीआर पर खानदानी हुक्मरानी का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना को डेवलपमेंट का पोटेंशियल तेलंगाना के लोगों के अंदर है। तेलंगाना के लोग परिश्रम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, स्किल है, कुशलता है, गुणवत्ता है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी केसीआर जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं तेलंगाना राज्य का विकास हो पाया? यह हिंदुस्तान की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास न केवल लिमिटेड रहा है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गया है। बराबर यहां पर केसीआर जी, आपकी फैमिली का, आपके परिवार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, यह बराबर रहता है। क्यों यह रहता है? मैं जानना चाहता हूं। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपके परिवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मैं परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। आपके बेटे बेटी, हम सब लोगों के बेटी बेटी हैं, सभी का हम सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन सरकार आपको चलानी थी, पूरा परिवार ही सरकार चला रहा है। तेलंगाना की जनता की उपेक्षा हो रही है और केसीआर की हुकूमत में एब्यूज ऑफ पावर, यानी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और साथ ही साथ करप्शन तेजी के साथ बढ़ रहा है। केसीआर जी, आप ये कहते हैं कि हमारे यहां कोई करप्शन नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके परिवार के करप्शन की चर्चा केवल तेलंगाना तक, हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। और केसीआर जी, आप भी सच्चाई को जानते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। केसीआर जी, विदाउट फायर देयर इज नो स्मोक। तेलंगाना को डेवलपमेंट। साबिक वजीर व तेलंगाना बीजेपी के लीडर ई राजेंद्र ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि वो कजवेल असेंबली हल्के से वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इंतखाबी मुकाबला करने के बयान पर संजीदा हैं। इन्होंने पेशकयासी की है कि जाफरानी जमात के हाथों यकीनन वजीर आला को शिकस्त होगी। राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला ने उनको हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये सर्फ किए, बेशतर वज़रा और लीडरों को लगाया। साथ ही इस हल्के पर तवज्जो मरकूज करते हुए सारी सरकारी मिशनरी का भी इस्तेमाल किया। राजेंद्र ने कहा कि इन्होंने उस वक्त वज़ीर आला को चैलेंज किया था कि वो उनकी पार्टी से इस हल्के के उम्मीदवार को ठहराए जाने के बजाय खुद उनका मुकाबला करें। అధికార పార్టీ మంత్రి మీద రైడింగ్ చేయడం మొట్టమొదటిసారి అనుకుంటా రైడింగ్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు కూడా ఒకటే మాట అన్న, పైసలతో గెలవమయ్యా మేము, మద్యంతో గెలవమయ్యా మేము, ప్రజల హృదయాల ప్రేమతో గెలుస్తామని చెప్పిన మానాడు.
2018లో గొప్ప మెజార్టీ 46-47 మేయార్తో లక్ష కాకపోయినా కూడా 47,000 మేయార్తో గెలిపించి ఈటలనే మా అన్న అని చెప్పిన సందర్భాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా. కానీ ఆయనకు నడవలే. ఆయన అనుకున్నాడు వీడు ఓడిపోవాలి కదా, వీడు ఎట్లా గెలిచిందని చెప్పి అనుకున్నాడు. మీకు తెలుసు 3 నెలలుగా మంత్రి పదవులు ఇవ్వకుండా నాకు లెఫ్ట్ లేడు, నాకు రైట్ లేడు, నేనే సర్వస్వం అని చెప్పి, నేనే రాజునని చెప్పి ఆయన మంత్రివర్గం నియమించన్నాడు. చాలా మంది అన్నారు, మేమన్నాం మాకు తెలుసు నన్ను మంత్రి చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి, నా మిత్రుడు హరీష్ రావును మంత్రి చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పి అనుకున్నాం. అయినా ఒక్కనాడు కూడా పోలే. ఒక్కనాడు కూడా పోయి సంజాయిషి ఇవ్వలే. ఒక్కనాడు కూడా పోయి నన్ను మంత్రి నియమించమని చెప్పి అడగలే. చాలా మంది వచ్చిండ్రు, ఏదో నీ మీద కోపం ఉన్నట్టుంది, నువ్వు పోయి అడుక్కోరాలని చెప్పిండ్రు. కానీ అడుక్కోడు ఈటల అని చెప్పిన, హక్కుదాడు ఈటల అని చెప్పిన. ఈటల అడుక్కోడు, హక్కుదాడు అని చెప్పిన. అందరికీ సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాత నాకు 11 గంటలకు నువ్వు కూడా రావే అన్నప్పుడు నేను కూడా పోయినా మంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన. कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होने वाले सीनियर लीडर व साबिक पीसीसी सदर पुनला लक्ष्मैया ने आज बाकायदा तौर पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जनगांव में मुनक़िदा बीआरएस की इंतखाबी रैली में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उनका बीआरएस में इस्तकबाल किया। याद रहे कि रियासत में पार्टी मंशूर जारी करने के बाद केसीआर अमली तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किए हैं। उन्होंने आज जनगांव में इंतखाबी रैली से खिताब किया। सिलसिला जिले में बीआरएस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह बीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर एमपी के केशव राव ने बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर वजीर केटीआर के साथ किया। इसके बाद इन्होंने मुनक़िदा इजलास में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बोयना पल्ली विनोद कुमार, वजीर गंगुला कमलाकर, एमएलए सनके रविशंकर, रासमाई बालाकिशन, एमएलसी रमना, पार्टी के जिला सदर और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। నేను అమెరికాకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు ఇక్కడనే ఏ కంపెనీలో అయితే నేను పనిచేస్తుంటానో ఆ కంపెనీలోనే 2 సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడే దక్షిణాసియాకి మొత్తం సౌత్ ఏషియాకి డైరెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉంటాను. ఆ క్రమంలో అప్పుడే కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ఇప్పుడే వినోద్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు 2004 మేలో కేంద్ర మంత్రిగా జూన్లోనో ఏమో కేంద్ర మంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆ రోజు అప్పుడే ఇక్కడ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రభుత్వంలో పొత్తుగూడినాం. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నాం. మన వాళ్ళు 6 మంత్రులైనరు. మనం కష్టపడి మనకంటూ ఒక పార్టీ ఆఫీస్ ఉండాలి హైదరాబాద్లో, మనకంటూ ఒక కేంద్ర కార్యాలయం ఉండాలని చెప్పి పట్టుబట్టి కేసీఆర్ గారు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి, రాజశేఖర రెడ్డితో మాట్లాడి 1 ఎకరం స్థలం బంజారాయిల్ సోమనం తీసుకున్న తర్వాత నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా సార్తో పాటు ఢిల్లీలో అదే ఇంట్లో నా ఉద్యోగం ఎట్లుండే అంటే బాంబేలో ఆఫీస్ ఉంటుండే. కానీ నేనే మొత్తం ఆ కంపెనీకి దక్షిణాసియాకి నేనే హెడ్ కాబట్టి నేను ఎక్కడి నుంచన్నా ఆపరేట్ చేసుకునే వెసులుబాటు నాకు ఉండే. కాబట్టి ఢిల్లీలో, హైదరాబాద్లో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి కూడా నేను ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఆ సమయంలో ఎట్లుండాలి. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओवैसी ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर का जिक्र करते हुए इसे गरीबों के लिए अच्छा करार दिया। इन्होंने कहा कि जिन सीटों पर मजलिस मुकाबला नहीं करेगी वहां बीआरएस की तायीद की जाएगी। जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, खास तौर से अर्बन एरियाज में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलेगा, तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो वाइट कार्ड बोलिए या जो वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है,
फाइन राइस मिलेगा तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा, उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3,000 से शुरू होगा और 5 साल में 5,000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपए का गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात, वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने वाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इसराइल को जंगी जराइम करने से रोके। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का झूठा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा था फलस्तीन के बारे में? महात्मा गांधी ने यह कहा था कि ये अरबों की जमीन है। जिस तरह अंग्रेज को इंग्लैंड से वहां जमीन उनका मुल्क है, वतन है, जिस तरह फ्रांस के लोगों का फ्रेंच लोगों का फ्रांस है, इस तरह अरबों के लिए फलस्तीन है। जो महात्मा गांधी ने कहा था, क्या हमने सॉलिडेरिटी का स्टैंप नहीं इशू किया था? और ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस के ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, ये कांग्रेस ने किया था ये। तो अब जब वहां पर हम सॉलिडेरिटी उनसे दी, और हमारे मौजूदा वजीर आजम ने तो लेटर लिखा और फिर एमईए का स्पोक्सपर्सन बोल दिया कि दिस गवर्नमेंट स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन एंड वी आर फॉर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। मैं तो वही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्लो एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कहा गया था कि 5 साल में एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन एक मुल्क बनेगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। सुषमा स्वराज जब वहां गई थी इसराइल को, तो वो यहां गए थे, गाजा में गए थे, फिर महमूद अब्बास आए यहां पर। तो मैं तो वही बात कर रहा हूं। और इसराइल ऑक्यूपायर है और इंटरनेशनल लॉ और वॉर क्राइम से वहां की जो सरकार कर रही है कि आप गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि 6 दिन में आपने 6,000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। आप उनको, वो तो ओपन एयर प्रिजन है, गाजा 16 साल से ओपन एयर प्रिजन है। वायलेंस की हम कंडेम उस पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं, मगर आप कैसे कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं पूरे गाजा के लोगों को? आप पूरे उसको खाली करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाओ या इजिप्ट के डेजर्ट में चले जाओ। ये कैसे होगा? और इसका इंपैक्ट क्या होगा उस पूरे एरिया में, जिसको हम इंडियंस बोलते हैं वेस्ट एशिया? उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? हमारा तेल आता है वहां से, हमारे भारत के लोग इन तमाम अतराफ के कंट्रीज में काम करते हैं। तो यही हम कह रहे हैं। इसको चुनाव का मुद्दा कहां है? ये रोकने की तो दूर की बात है, मगर अभी तो ग्राउंड वॉर शुरू करने वाला है इजराइल बोल के। ये इजराइल जो गाजा में और वेस्ट बैंक में, ये इजराइल ऑक्यूपायर है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये जो कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं गाजा की जनता को।
हैदराबाद में इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर चेकिंग की जा रही है। इस सिलसिले में दोनों शहरों में पुलिस ने भारी मिकदार में नकदी, सोना और चांदी जब्त की है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस ने कावाड़ीगुड़ा में NTPC बिल्डिंग का मुआयना किया और एक कार में 2.9 करोड़ रुपये गैर कानूनी तौर पर ले जाने का पता चलाया। इस मौके पर 6 अफराद को गिरफ्तार करके कार और मोटरसाइकिल कब्जे में ली गई। इसके अलावा पुलिस ने मियाँपुर थाने में बड़ी मिक़दार में सोना और चांदी जब्त की है। पुलिस ने मियाँपुर एक्स रोड पर चेकिंग की। पुलिस ने कार में ले जाया जा रहा 17 किलो सोना, 17 किलो चांदी जब्त कर लिया। इंतखाबी कवायद के मुताबिक पुलिस ने सोने और चांदी के जेवरात के बिल जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने वनस्थलीपुरम में भी मुआयना किया। कार में मौजूद 29.4 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया की निगरानी में पुलिस के आला सतही इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। ये इजलास आने वाले इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने सख्ती से कह दिया कि पुलिस ओहदेदार किसी भी किस्म की लापरवाही ना करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में तय किया गया कि पुलिस स्टेशन को ABC जुमरे में तकसीम किया जाएगा। पैसा, शराब, ड्रग्स, गांजा और कीमती व मुफ्त अशिया की तकसीम पर मिसाली इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। नाकाबिल ज़मानत वारंट पर अमलावरी, रॉडी शीटर्स और गैर समाजी अनासिर को पाबंद किया जाए और हथियार डिपॉजिट करवाने होंगे। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की कड़ी नज़र रखी जाएगी और आने वाले इंतखाबात में पूरी तरह अमन बहाल रखना ज़रूरी होगा। तमाम पुलिस ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात में अमन को बरकरार रखें। सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने तमाम ओहदेदारों को असम्बली के इंतखाबात में गैर जानिबदाराना, पुरअमन और शफाफ अंदाज में इंतखाबात में फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत दी। गुज़िश्ता 15 दिन की टास्क फोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर ने 90 फ्लाइंग स्क्वाड को सरगर्म हो जाने का हुक्म दिया। इस इजलास में एडिशनल कमिश्नर पुलिस, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल विक्रम सिंह मान, ब्रांच P विश्व प्रसाद के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। बीजेपी के MLA रघुनंदन राव ने कहा कि सिर्फ शराब के टेंडरों का नोटिफिकेशन ही कामयाब हुआ है। मेदक टाउन में बीजेपी के अहम कारकुनों के इजलास से MLA रघुनंदन राव ने खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR ने जिस इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है वो उन्हीं के मुंह पर तमाचा है। बीजेपी लीडर ने इल्जाम आयद किया कि किराना दुकान में नमक और दाल की तरह शराब फरोख्त हो रही है। सरकारी मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन मनसूख करना वज़ीर आला के लिए मामूल बन गया है। इन्होंने कहा कि अगर कोई बेरोजगार नौजवान ये सोच कर खुदकुशी कर लेता है कि नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है तो उसे मोहब्बत की नाकामी के तौर पर पेश करके उसे शर्मसार करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मुसाबिकती इम्तिहानात के बार बार इल्तिवा पर मायूसी के आलम में हैदराबाद के अशोकनगर में खुदकुशी करने वाली तालिबा प्रवलिका के अरकान खानदान से कांग्रेस के सीनियर लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा देंगे। तेलंगाना कांग्रेस सरबराह रेवंत रेड्डी ने तालिबा के वालिद से फोन पर बात करते हुए पुरसा दिया और उनके खानदान की मदद करने का यकीन दिलाया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में रियासत का दौरा करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक इस माह की 18 तारीख को रामपा मंदिर में पूजा के बाद बस यात्रा का आगाज किया जाएगा। 3 दिनों के दौरे के दौरान मुत्तहदा करीमनगर जिले और मुत्तहदा निजामाबाद का दौरा करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वरंगल जिले के दौरे के मौके पर प्रवलिका के अरकान खानदान से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर भी मौजूद रहेंगे। BRS MLC कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की दौलत को गरीबों में तकसीम करने के सिलसिले में मुल्क में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR सनतकारों को उतनी ही तरजीह देते हैं जितनी वो डेयरी इंडस्ट्री को देते हैं। कविता ने चीफ मिनिस्टर KCR के ऐलान करदा BRS के मंशूर का एक पेपर के टुकड़े के तौर पर मवाजना करने पर PCC के सरबराह रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। कविता ने कहा कि किसका मंशूर कागज का टुकड़ा है इसका फैसला अवाम वोट की सूरत में करेंगे। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पैसे की ताकत से इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कविता ने बीजेपी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि 119 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त होना यकीनी है। कविता ने कहा कि आज बीजेपी के पास मुनासिब उम्मीदवार भी दस्तयाब नहीं है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR का इंतखाबी मंशूर गरीब आवाम के लिए मुफीद है। BPL कुंभों को बीमा देना, रैतु बंधु के जरिए किसानों की मदद करने जैसे स्कीम काबिल सताइश हैं। उनकी नज़ीर मुल्क की दीगर रियासतों में कहीं और नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि हर हल्के में रिहायशी स्कूलों का क़याम और 11 लाख गरीब आवाम को शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी के जरिए मदद करना ये KCR की ही देन है।
सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम कासानी ज्ञानेश्वर ने कहा कि तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी मुकाबला करेगी। कासानी ज्ञानेश्वर ने, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू से हफ्ते को राजमंद्री जेल में मुलाकात की, आज हैदराबाद में पार्टी ऑफिस NTR ट्रस्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि 87 उम्मीदवारों की फहरिस्त उनके पास मौजूद है, इस पर सर्वे किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वो बुध को फिर राजमंद्री जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू से दोबारा मुलाकात करते हुए उनसे तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के बारे में मशाविरत करेंगे। बादशाह तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तेलुगुदेशम के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे और साथ ही साथ पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। इन्होंने बताया कि पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और दूसरी सियासी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में कोई भी फैसला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात और मुशाविरत के बाद ही किया जाएगा। कासानी ज्ञानेश्वर ने बताया कि बानी तेलुगुदेशम वो फिल्म स्टार NTR के फर्जंद वो फिल्मी अदाकार बालाकृष्णा सारे तेलंगाना में तेलुगुदेशम की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त सैलून के मालिक अशोक के तौर पर की गई है। वारदात के बाद कातिल सैलून में लगे CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए हैं। इस वारदात की इतला के साथ ही पुलिस की क्रूज टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, जिन्होंने जुर्म के मुकाम का तफसीली मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अशोक के कल रात घर वापस न होने पर उसके अरकान खानदान को शुबा हुआ। इन्होंने अशोक को फोन किया, ताहम अशोक के फोन न उठाने पर उसके अरकान खानदान सैलून पहुंचे, जहां अशोक की नाश खून में लुत्फपुत हालत में पड़ी हुई थी। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला कि इस वारदात में अशोक की दुकान में काम करने वाला पंकज और इसके साथी मुलविस हैं। पुलिस इस मामले की तमाम जावियों से जांच कर रही है। भद्राचलम की साबिक MLA वो BJP लीडर सत्यवती आज सुबह चल बसे। उनके अरकान खानदान के मुताबिक भद्राचलम में सत्यवती ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए खुसूसी एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया जा रहा था कि उनकी मौत वाक़ई हुई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। BRA से दौरे इख्तिदार में बदउनवानी उरूज पर राजनाथ सिंह ने हुजूराबाद में BJP रैली से किया खिताब। पुनाला लक्ष्मैया BRS में शामिल, जनगांव रैली में KCR ने किया इस्तकबाल। तेलुगुदेशम पार्टी 87 हलकों पर खड़ा करेगी उम्मीदवार, TDP तेलंगाना के सदर के नागेश्वर का ऐलान। इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस की चेकिंग, मियापुर में पकड़ा गया 17 किलो सोना। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।